हेलो एवरीवन। यहाँ पे इस वीडियो में हम मिले हैं AS15 ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट रिवाइज करने के लिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने ऑलरेडी एक बार ये चैप्टर जो है वो प्रॉपर्ली पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है। यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग हर कॉन्सेप्ट को जो एग्जाम पर्पस के लिए जरूरी है वो एज इन समरी वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। थोड़ा सा थियोरेटिकल टाइप होगा, बट अगर आपको लेट्स से कि एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेलिंग चाहिए तो आप फुल लेक्चर जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जो हमारे पेज पे अपलोडेड है AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम से, वो आप देख सकते हो। हाल फिलहाल के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक 2 ही लेक्चर ऐसे हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं, बट डेफिनेटली और 2 लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद पूरा चैप्टर आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए सर रिवीजन वीडियो हम शुरू करते हैं, राइट। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में बहुत ही प्यारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और बहुत ही प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बखूबी बहुत ज्यादा बैठते हैं। यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे AS15 जो है वो 4 तरीके के बेनिफिट्स के बारे में बात करता है: लॉन्ग टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड टर्मिनेशन बेनिफिट। सर ये बेनिफिट्स क्या क्या हो गए? हम जब अपने एम्प्लॉयज को पैसे देते हैं तो आजकल ड्यू टू द कंपटीशन एंड ड्यू टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनोवेटिव वेव्स ऑफ द बेनिफिट्स, यहां पे नेचर जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। पहले तो हम लोग सिर्फ सैलरी से ही काम निपटा लेते थे, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी उसको लीव्स भी देनी पड़ती है, साथ ही साथ उसको पेंशन भी देना पड़ता है, PF भी देना पड़ता है, अलॉन्ग विद दैट टर्मिनेट करते वक्त भी कुछ सैलरी हम लोग को पे करनी पड़ती है। तो क्योंकि वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स आज के सिनारियो में आ चुके हैं, अकाउंटेंट के लिए थोड़ी सी यहां पे समझने वाली बात बन जाती है कि हर एक बेनिफिट को किस तरीके से अकाउंट करे। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं यहां पे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की बात करूं, ऐसा बेनिफिट जो आदमी अपनी एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद हमसे मांगने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हमारे यहां पे काम कर रहे हो और आपने 50 साल काम किया, उसके बाद अगर आप रिटायर हो जाते हो तो इन सच केस आपको कंपनी हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देगी या रिटायर होने के बाद आपको एक लमसम अमाउंट पे करेगी। अब ये वाले बेनिफिट पे तो भले ही 50 साल बाद किए जा रहे हैं, बट इसके रिगार्डिंग जो सर्विसेज है वो तो आपको दौरान मिल रही है। आपने अगर 25 साल की उम्र में हमारी इस कंपनी में ज्वाइन किया रहेगा तो 25 से लेके 50 साल तक आप वो मेहनत करते हो, आप वहां पे मन लगा के काम करते हो। असल में उन 25 से लेके 50 साल के बीच में कंपनी को खूब सर्विस देते रहते हो, कंपनी को फायदा तो वहां पे होता है, लेकिन जो पेमेंट है वो तो आपकी कब हो रही है? 50 साल के बाद हो रही है। तो यहां पे अकाउंटेंट दिमाग नहीं लगाएगा तो वो बोलेगा सर जब पे करेंगे तब बुक कर देना। बट यहां पे फिर हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट बीच में आके बोलता है कि यार ये क्या बात कर रहे हो आप। आपको ये वाली बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी पैसे हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं उनका बेनिफिट जब मिल रहा है तब हम बुक करें। इनफैक्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यही बात करता है कि इनकम जिस पीरियड में हम लोग ने जनरेट की हुई है उसको जनरेट करने के लिए जो खर्चे लगे हुए हैं वो उसके साथ में बुक होने चाहिए, और इसीलिए यहां पे अकाउंटिंग हम लोग की आ जाती है। सो एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पे रिवाइज करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे 4 तरीके के एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं: शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और टर्मिनेशन बेनिफिट। इसके अंदर जो सबसे क्रूशियल है वो है हमारा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, राइट। एनर्जी फुल अपनी जो है वो एज इन प्रॉपर्ली 1 घंटे तक बनाई रखनी है। 1 घंटे में हम लोग पूरा चैप्टर एक बार अपने टिप्स ऑफ फिंगर पे ले लेंगे, सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। बट बिफोर दैट कोई डिस्ट्रिक्शन आपके सामने नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको और मुझे आपस में बात करनी है, दैट्स इट, राइट। आप यहाँ पे मन में आंसर देते रहना, अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे जो है वो बातें करता रहूंगा, राइट। सबसे पहले 4 तरीके के बेनिफिट कौन से हो गए? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और टर्मिनेशन बेनिफिट। ऐसे बेनिफिट जो मेरा इस रिपोर्टिंग पीरियड का है और जैसे ही रिपोर्टिंग पीरियड खत्म होता है उसके 12 महीने के अंदर अंदर मेरे को पे करने हैं, उन बेनिफिट्स को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। वही अगर कोई बेनिफिट ऐसे है जो 12 महीने के बाद पेमेंट करनी है तो वो हो गए हम लोग के लॉन्ग टर्म बेनिफिट। वेरी इजी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 2023-24 में मेरे लिए काम किया और उसकी सैलरी मेरे को 31 मार्च 24 के 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है। कौन से बेनिफिट की बात हो गई? एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। और कोई ऐसी बेनिफिट्स है जो मेरे को 12 महीने के बाद पे करना है, जैसे मैंने आपको वादा कर दिया कि इस साल आप जो भी प्रॉफिट कमाए हो उसका मैं बोनस आपको दूंगा, बट 3 साल बाद दूंगा या 4 साल बाद दूंगा, वैसे बेनिफिट को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। सर फिर पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट क्या हो गया? आपने काम करना ही कंपनी के लिए बंद कर दिया, आप बोले कि सर बस हो गया, बहुत जिंदगी हम लोग ने काम करके बिता ली, अब यहाँ पे थोड़ा सा सर हम लोग को जिंदगी जीने दो, और आपने रिटायरमेंट ले ली। और रिटायरमेंट के बाद मैं आपको हर साल कुछ पेंशन, ग्रेचुइटी या PF का पैसा देने का वादा कर रहा हूं, तो ऐसे वादे को हम बोलेंगे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। एक बार तू मेरे लिए काम कर, फिर जब रिटायर हो जाएगा उस वक्त मैं तेरे को ढेरों सारे पैसे दूंगा ताकि रिटायरमेंट वाली लाइफ एकदम सुकून से जी सके। सर फिर टर्मिनेशन बेनिफिट क्या हो गया? कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी को कोई कारणवश किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट बंद करके उन एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करना पड़ता है।
अब कंपनी यहां पे जानती है कि यार अगर हम लोग ने अचानक से एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो तो बेघर हो जाएंगे और उनकी नौकरी का जो कमाई का पैसा है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आना बंद हो जाएगा। माना कि 2-3 महीनों में वो लोग नौकरी ढूंढ लेंगे, बट उन 2-3 महीनों का क्या? तो कंपनी यहां पे बोलती है कि यार हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, मानते हैं हम लोग, लेकिन आपको एश्योर करते हैं, आपको अश्योरेंस देते हैं कि 2-3 महीने का जो भी सैलरी है वो कंपनी आपको देगा, क्योंकि आपने टर्मिनेट यहां पे एज इन हमारे कहने पे किया है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 2-3 महीने जो आपको सेटल होने में लगेंगे वापस, वो कंपनी आपका खर्चा उठाए। तो दीज आर 4 टाइप ऑफ बेनिफिट, राइट। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एकदम टिपिकल वाले की और एकदम जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, विच इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के बारे में हम बात करते हैं, राइट। सर ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की बुकिंग कैसे होगी, वही हम लोग समझ रहे हैं यहां पे। देखो भाई सीधी बात है, एक बार वापस से मैं याद दिला देता हूं। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहां पे क्या हो गया सर, आदमी यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिटायर हो चुका है, यहां पे उसने 2023 में ज्वाइनिंग की थी और उसने 2060 तक हमारे लिए काम किया, और इस पॉइंट पे वो बंदा क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। और रिटायरमेंट के वक्त मैं उसको एक लमसम पेमेंट पे करने की बात कर रहा हूं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ओके सर, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया, आगे बात करो। अब देखो यार, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान मुझे देने तो सामने वाले को 2023 में ही है, तो वो 2 तरीके के दिए जा सकते हैं। एक है जिसको हम लोग बोलेंगे डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, आई रिपीट डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, और दूसरा प्लान है जिसको हम लोग बोलेंगे डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो पहली जगह पे मैंने लिख दिया डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान और दूसरी जगह पे मैंने लिख दिया डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब ये दोनों प्लान की जो बुकिंग है उसमें फर्क है, बिकॉज जिस तरीके से ये दोनों प्लान दिए जा रहे हैं उसमें भी रात दिन का फर्क है। जैसे डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान में मैं एज एन एंटिटी क्या कमिट करता हूं, यहां पे एक एंड में आपकी कंपनी है और उसके सामने आपका एम्प्लॉय खड़ा है। आप अपने एम्प्लॉय को वादा करते हो कि सर आपके बिहाफ पे हम हर साल, कंपनी अपने एम्प्लॉय को बोल रही है, हर साल मैं तेरे बिहाफ पे 25,000 रुपया कंट्रीब्यूट करने का वादा करता हूं। एम्प्लॉय ने मुझे पूछा कि सर फिर मेरे को रिटायरमेंट में कितने पैसे मिलेंगे, कंपनी बोलता है वो मेरा लुकआउट नहीं है, तेरे बिहाफ पे एक पर्टिकुलर फंड है जिसके अंदर मैं वादा करता हूं कि हर साल 25,000 रुपया कंट्रीब्यूट करूंगा, और उस फंड से तेरे को रिटर्न के साथ कितना बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो सब तू जाने और ये फंड जाने। ये एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेटेड फंड होता है। तो इन सच केस इसको मैं बोलूंगा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। यहां पे जो प्लान को रिस्क एंड रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो प्लान को लेकर जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है वो तो एक एम्प्लॉय के रहते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट इस फंड के रहते हैं। यहां पे कंपनी अपने ऊपर कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं लेता है, मेनली वो बोलता है यार हर साल बस मेरे को कंट्रीब्यूट करना है, दैट्स इट। लेकिन डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कंपनी के वर्डिंग्स कुछ अलग होते हैं। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में कंपनी बोलता है कि भाई तेरे को जब तू रिटायर होगा ना तो तेरी जो भी सैलरी रहेगी उस सैलरी का मैं 10% तेरे को पे कर दूंगा फॉर नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव वर्क फॉर अस। जैसे कि अगर तू 30 साल काम करता है तो सैलरी का 10% तेरा रिटायरमेंट में जो भी सैलरी था उसका 10% इंटू 30 साल। तो इस तरीके का मैंने वादा किया है। एम्प्लॉय बोलता है सर हर साल कॉन्ट्रीब्यूट कितना करोगे, मैंने बोला वो मेरा लुकआउट है, मैं जब चाहूं जितना अमाउंट चाहूं वो फंड में कंट्रीब्यूट करूंगा जो मैं मेंटेन कर रहा हूं तेरे लिए, बट मैं वादा करता हूं कि तेरे को इतनी अमाउंट दे दूंगा। अब तू बार बार मत पूछना कि सर हर साल कितने आपने कंट्रीब्यूट किया। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जहां पे एंटिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बेनिफिट देने का वादा कर रही है कि तू जब रिटायर होगा तो तेरे को इतना अमाउंट में बेनिफिट के तौर पर दे ही दूंगा, दैट्स इट। तो ये दोनों प्लान तो आपको समझ में आ गए, व्हाट इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड व्हाट इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब दोनों की अकाउंटिंग में ना रात दिन का फर्क है, क्योंकि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की अकाउंटिंग तो एकदम सॉर्टेड है। जिस तरीके से आप सैलरी की बुकिंग करते हो वैसे ही आपकी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की बुकिंग होती है। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी ने यहां पे अपने एम्प्लॉय को वादा किया था कि तेरे बिहाफ पे हर साल मैं 30,000 रुपया कंट्रीब्यूट करूंगा। तो सर इसकी बुकिंग कैसे होगी, तो यहां पे हर साल का बनता कितना है, 30,000 रुपया। सर आपने अभी तो बोला, भूल जाते हो सर आप, भूला नहीं हूं मैं, आपसे रिपीट करवा रहा हूं, 30,000 की सैलरी है या 30,000 का जो फंड का अमाउंट है वो हम लोग को बुक करना है। अब मैं एक एक्चुअल सिनारियो बताता हूं कि इस साल हुआ क्या। यहां पे मैं लिखता हूं इस साल हुआ क्या। अब इस साल मैंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन मैंने किया तो सही है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, लेकिन 40,000 का कंट्रीब्यूशन कर दिया। सर इस साल का बनता तो खाली 30,000 था, ये 40 क्यों किया, बिकॉज मैं चाहता हूं कि अगले साल थोड़ा बर्डन कम आए। अब क्योंकि इस साल का बनता तो कितना था, 30,000 रुपया, तो मेरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि यार खर्चा तो खाली 30,000 का ही दिखना चाहिए, बट पेमेंट तो कितने की हुई है, 40,000 की। ठीक वही बात है, सैलरी है तो साल भर की 30,000 की, बट आपने पेमेंट कितना करके रखा हुआ है, 40,000 का। तो आप कैसे बुक करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000, प्रीपेड सैलरी 10,000 टू बैंक अकाउंट 40,000। सेम वे में हम यहां पे लिखेंगे दैट इज प्रीपेड कॉन्ट्रीब्यूशन
10,000 रुपया सैलरी या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी आप लिख सकते हो, उसको भी हम लोग डेबिट कर देंगे बाय 30,000 रुपीज। और बचा हुआ अमाउंट दोस्तों किधर चला जाएगा सर? बैंक में चला जाएगा। परफेक्ट, बैंक से चला जाएगा, राइट। अगर लेट्स से कि मैं एक ऐसा सिनारियो इमेजिन करता हूं जहां पे 30,000 ही बनते हैं और 30,000 ही कॉन्ट्रीब्यूट किए, तो ये तो सॉर्टेड सिनारियो हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू बैंक, ना प्रीपेड ना आउटस्टैंडिंग। सर अगर सिर्फ 20,000 कॉन्ट्रीब्यूट किए तो ये भी सॉर्टेड हो गया कि 10,000 देने बाकी है, तो बुकिंग तो इस बार पूरे साल भर के खर्चे की होनी चाहिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30,000, लेकिन मेरे बैंक से तो निकले कितने हैं दोस्तों? 20,000 रुपया। बाकी क्या माना जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 10,000। सर इतनी ही अकाउंटिंग है? जी सर, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान की तो इतनी ही अकाउंटिंग है। सर फिर डिफाइंड बेनिफिट प्लान में अकाउंटिंग क्या हो गई, वो हम लोग मेनली समझेंगे। उस पर मेरे को एक मेजर टाइम देना पड़ेगा डिस्कशन में, बाकी सारे तो एकदम सॉर्टेड ही है। ठीक है सर, हम लोग बात करते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान को लेकर। अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान को लेकर अगर मैं बात करूं तो कुछ टर्म्स का जानना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। जब मैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान की बात करूं तो कुछ टर्म्स का जानना बहुत जरूरी हम लोग के लिए बन जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल करंट सर्विस कॉस्ट, एक्चुरियल गेन, एक्चुरियल लॉस, पास्ट सर्विस कॉस्ट, राइट। और इनफैक्ट ये एक्चुअली कौन होता है उसके बारे में हम बात करें तो वो भी हम लोग के लिए जानना जरूरी है। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने एक बेनिफिट प्लान बना के दिया हुआ है, साथ साथ हम लोग यहां पे अकाउंटिंग भी सीख लेंगे, राइट। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग यहां पे डिफाइंड बेनिफिट प्लान की बात करते हैं। लिखा है एंटिटी को यहां पे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि बेनिफिट कितना देना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कितना बेनिफिट आप देने वाले हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस ने एक ऐसा प्लान बनाया कि तेरी जो भी उस वक्त की लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसका 10% मैं तेरे को पे करूंगा। बोला सर कितने साल के लिए? हर साल जो तूने मेरे लिए काम किया रहेगा उस साल के लिए। अब मेरे को एक तो ये नहीं पता कि उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या रहने वाली है, मुझे ये भी नहीं पता है कि वो बंदा कितने साल मेरे लिए काम करेगा, तो मैं कैसे यहां पे जो है वो बता सकता हूं कि बेनिफिट कितना पे करना है। हो सकता है कि आज उसने 10 लाख पे ज्वाइन किया, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि रिटायर करते वक्त, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या यूज किया हुआ है? लास्ट ड्रॉन सैलरी। हो सकता है ना कि रिटायर करते वक्त उस आदमी की सैलरी 50 लाख तक पहुंच जाए, हो सकता है कि उस आदमी की सैलरी सिर्फ 12 लाख की हो। तो यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे एस्टिमेशन मारना पड़ेगा कि वो रिटायर होते वक्त क्या सैलरी मेरे से लास्टली ड्रॉ करेगा, क्योंकि मुझे उसका 10% उसको बेनिफिट देना है, और वो भी सिर्फ एक साल के लिए नहीं, हर साल जो मेरे लिए उसने काम किया उस साल के लिए। तो एक प्लान हो गया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो बंदा कितने साल मेरे लिए काम करने वाला है, प्लस जब वो रिटायर होने वाला है तो उस वक्त किस सैलरी पे रिटायर होने वाला है वो भी नहीं पता। और इसीलिए देयर आर वर्ड विच आई हैव टू यूज दिस एस्टिमेशन, जो मुझे यूज करना पड़ेगा। और भाई देखो सीधी बात है, ये सारे एस्टिमेशन जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं करेगा। यहां पे अपने थोड़ी ना ज्योतिष है यार, तो इंडस्ट्री के ज्योतिष को हम लोग बुलाते हैं, और उस इंडस्ट्री के ज्योतिष का नाम है दोस्तों एक्चुरी। एक्चुअली के पास जिम्मेदारी ऐसी होती है ना, इंश्योरेंस कंपनी भी एक्चुअली को हायर करती है ये सब एस्टिमेशंस के लिए। तो यहां पे भी मैं एक्चुअली को बुलाऊंगा और बोलूंगा सर थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए थी। उसने बोला क्या सर, क्या हेल्प चाहिए, बोलो ना। यार मेरे को पता नहीं है कि मेरे एम्प्लॉइज कब रिटायर होने वाले हैं, कितना उसका रिटायरमेंट के वक्त सैलरी रहने वाला है, कितना उनके लिए मैं आज कंट्रीब्यूट करूं, ताकि उस वक्त जब ये बंदा मेरे लिए रिटायरमेंट ले तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास पैसे जमा हो, कमी ना पड़े। तो यार यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर आर लॉट ऑफ द एस्टिमेट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, जो यहां पे मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे प्रोफेशनल एक्चुअरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली जो है वो किस तरीके से मुझे हेल्प करता है। सर इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब मुद्दा ये उठता है कि सबसे पहले लेट्स से कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने ये प्लान बनाया था कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का 10% फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस में पे करने वाला हूं। अब यहां पे एक बार अपने कैलसी ले लेते हैं, राइट। एक एक टर्म को हम लोग समझते हैं कि कौन सी चीजें क्या बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं आज जब बंदा ईयर 1 पे ज्वाइन किया तो उसकी सैलरी थी 10 लाख रुपया पर एनम। हमें इससे बड़ा सपना देखना है बॉस, 10 लाख रुपए में कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखो ये वाली बात। तो अपने को इंश्योर करना है कि भाई ज्वाइनिंग करे तो एकदम 30-40 लाख की सैलरी तो हुई हो। बट चलो ये बंदा है बेचारे की 10 लाख की सैलरी है, अच्छी है, 10 लाख पर एनम पे ये बंदा ज्वाइन करता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने उसको बोल के रखा हुआ है कि आप जब हमारे यहां से रिटायरमेंट लोगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसका 10% हम देंगे हर साल जो आपने हमारे लिए काम किया उसके लिए। मैंने एक्चुअली को बुलाया, मैंने पूछा एक्चुअली से कि भाई देख 10 लाख पे ज्वाइनिंग हुई है, तो बता ये बंदा तेरे हिसाब से कितना साल काम करेगा। मैं लिखता हूं रेड में जो बातें मेरे को एक्चुअली बता के देता है।
एक्चुअली जी बोलते हैं कि सर ये बंदा तो हमको लगता है कि 4 साल से ज्यादा आपके लिए काम नहीं करेगा। सर ये 4 साल तो बहुत कम है, ऐसे आदमी को तो बेनिफिट देना ही नहीं चाहिए। देखो मैं 40 लिखूंगा तो मेरे को 40 साल वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और तुम लोग भी उतना वेट नहीं करोगे कि मैं डिस्काउंटिंग करूं एंड ऑल। तो अपने थोड़ा सा शॉर्ट लेके चलते हैं, मुद्दा समझने का है, मुद्दा एम्प्लॉय को जज करने का नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं कि भाई ये बंदा मेरे लिए कितना काम करने वाला है, सिर्फ 4 साल। ऐसा किसने बोला? एक्चुअली ने बोला। ठीक है सर, हर साल बेस्ड ऑन के कंपटीशन कितना प्रमोशन देता है और ये बंदे की कैपेबिलिटी 15% का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अब जब ये दो इनपुट मेरे एक्चुअली ने मुझे दे दिया है ना, तो बस अब तो फिर मैं यहां पे समझ लो कि बॉस सीख गया कि किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। जैसे सबसे पहला मेरा टास्क होगा इज टू कैलकुलेट। सर क्या कैलकुलेट करेंगे? कितना बेनिफिट मुझे सामने वाले को देना है, बेनिफिट टू बी पेड। ये मैं बेनिफिट पे करना कितना है वो कैलकुलेट करूंगा, बट ये किस बेसिस पे होगा? एस्टिमेशन बेसिस पे होगा, क्योंकि एक्चुअल तो मेरे को भी नहीं पता ना। देखो भाई सीधी बात है, आज जब ईयर 1 पे उसने ज्वाइनिंग किया तो इसकी 10 लाख की सैलरी है, इसको ईयर 2 पे मैं इंक्रीमेंट दूंगा कितने परसेंट का? 15% का। तो यहां पे 10 लाख के ऊपर इंक्रीमेंट अगर मैं दूं 15% का, तो हिसाब बैठता है 11,50,000 का। तो ये ईयर 2 की सैलरी होगी उसकी। ईयर 3 की अगर हम बात करें तो और 15% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, 23,22,500 की हो जाएगी। और ईयर 4 की अगर हम बात करें तो और 15% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा और 15,20,875 की सैलरी होगी। मतलब ये बंदा जब रिटायर होने वाला है तब उसकी सैलरी 15,20,875 रहने वाली है। कितना आपने बोला था, वादा कितना किया था? सर ये जो लास्ट ड्रॉन उसकी सैलरी होगी उसका 10% देने का वादा किया था, 1 साल के लिए या हर साल जो उसने हमारे लिए काम किया है? हर साल जो हमारे उसने काम किया हुआ है। तो यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे हम लोग। तो कितना आ रहा है बेनिफिट पेबल? पहले हम लोग ने किया इंटू 4, तो हमारा अमाउंट आ रहा है 608 350। ये मेरा हो गया बेनिफिट पेबल। ये मेरा एक्सपेंस बुकिंग इंश्योर करना है कि विद इन 4 ईयर्स होना चाहिए। ये मुझे इंश्योर करना है कि भाई विद इन 4 ईयर्स मेरी इतने अमाउंट की एक्सपेंस बुकिंग हो जानी चाहिए। सर परफेक्टली सब समझ में आ रहा है, आगे क्या करना है? अब आगे मैं यहां पे देखूंगा ये बेनिफिट्स कितना पे किया वो मैंने निकाल दिया, ईयरली कितना बेनिफिट्स एट्रीब्यूटेबल है वो मैं निकालूंगा कि हर ईयर की सैलरी को कितना बेनिफिट एट्रीब्यूटेबल है। ईयरली बेनिफिट एट्रीब्यूटेबल, ओके सर। तो भाई सीधी बात है, कंसिस्टेंटली हम लोग रखेंगे कि भाई हर साल के लिए अगर हम लोग बोले तो ये जो भी आपका आया है 608350, इसको आप डिवाइड बाय 4 कर दोगे। डिवाइड बाय 4 किया तो हर साल का जो बेनिफिट बैठता है वो है 152087। 152087 ऑलमोस्ट इतनी अमाउंट आ रही है। राउंडिंग ऑफ एक बार मैं अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है सर। ये मेरा बेनिफिट बैठता है। मतलब सर अब तो फिर क्लियर हो गया ना अकाउंटिंग। पहले साल में आप कर दो 15,20,857 की बुकिंग, सॉरी 15,20,87 की बुकिंग, ऐसे आप हर साल करो, ऐसा नहीं है। ये आ गया कि बेनिफिट ईयरली कितना एट्रीब्यूटेबल है। अब मैं जब बुकिंग करने गया तो ईयर 1 के एंड पे मेरे को बुकिंग करनी है। मुझे चाहिए कि ईयर 1 एंड का कितना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इस प्लान को लेकर बुक होगा, कितना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इस प्लान को लेकर बुक होगा। तो यहां पे ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मुझे लग रहा है कि सर ईयर 1 का तो कितना है 1520,887, बट देखो ईयर 1 के एंड की कहानी क्या है। ईयर 1 के एंड पे आदमी क्या बोलता है, सर ये 15,20,857 कब देने हैं? आप बोलते हो बुक करना है, कब बुक करना है? मैंने बोला इसी साल बुक करना है। बोला सर इसकी पेमेंट कब आने वाली है? मैंने बोला आज से 3 साल बाद आने वाली है। अरे कैसे? देखो यार ईयर 1 एंड पे आप खड़े हो, 1 साल बाद आ जाएगा ईयर 2 का एंड, और 1 साल बाद आ जाएगा ईयर 3 का एंड, और 1 साल बाद आ जाएगा ईयर 4 का एंड। तो कितने साल हुए? 3 साल ही हुए। तो आज से 3 साल बाद ये अमाउंट हम लोग को पे करनी है। बोला सर फिर आप आज 15,20,87 पे बुक क्यों कर रहे हो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करो। मैंने बोला बात तो सही है, आज की जो अमाउंट है 1 रुपए वाली और ये 4 साल बाद की या 3 साल बाद की पेमेंट है, उसमें तो फर्क है यार रात दिन का। आज मैं ये अमाउंट बुक कर दूंगा तो ये अनजस्टिफाइड हो जाएगा, और इसीलिए मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। ईयर 1 के एंड पे मैं 15,20,857 को डिस्काउंट करूंगा फॉर 3 ईयर्स, डिस्काउंटेड फॉर 3 ईयर्स। बट देखो सीधी बात है, डिस्काउंट करने के लिए हम लोग को एक डिस्काउंट रेट लगेगी, और वो डिस्काउंट रेट भी हमारा एक्चुअली बताएगा। वो बोलेगा भाई इन्फ्लेशन जो अपने इकोनॉमी में रहने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए 10% डिस्काउंट रेट हम लोग को रखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 15,20,887 को 10% डिस्काउंट करूंगा फॉर 3 ईयर्स, डिवाइडेड बाई 1.1, 1 2 3, और हमारी अमाउंट जो आ रही है वो है 114,265। ये अमाउंट के एक्सपेंस की बुकिंग होगी ईयर 1 के एंड पे। सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग एक अनोखा नाम देंगे दोस्तों, करंट सर्विस कॉस्ट। दैट इज इस साल जो हम लोग को सर्विस प्रोवाइड की है उस सर्विस को लेकर ये कॉस्ट बिलोंग करती है।
तो ये आपका कब का बुकिंग हो गया, ईयर 1 के एंड का बुकिंग। सर एक बार एंट्री मारो ना, जर्नल एंट्री मार के बताओ। वेरी सिंपल, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू, सर बैंक तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि ईयर 1 के एंड में आप पेमेंट कर ही नहीं रहे हो, तो इन सच केस मैं एक लाइबिलिटी वाला अकाउंट क्रिएट करूंगा जिसको मैं बोलूंगा डीबीओ। सर ये डीबीओ का फुल फॉर्म क्या हो गया, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोग को एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। क्या सर ऐसे ही हर साल की बुकिंग हम लोग करेंगे क्या, डेफिनेटली, बट खाली एक और बात है जो हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले मैं देख लेता हूं हर साल कितना एक्सपेंस बुक होगा। जैसे ईयर 1 पे मेरे को पता चल गया जो एक्सपेंस बुक होने वाला है, यहां पे लिखता हूं एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिखता हूं करंट सर्विस कॉस्ट CSC, ये मुझे पता चल गया। जैसे ईयर 1 के एंड पे कितना बुक होने वाला है, 114265। इस तरीके से ही अगर मैं यहां पे बात करूं कि ईयर 2 के एंड पे कितना बुक होगा, तो 2 साल का गैप है, 1 2, सर 125692। अच्छा अगर मैं बात करूं यहां पे कि भाई ईयर 3 के एंड पे कितना बुक होगा, तो यहां पे ईयर 3 के एंड से तो एक ही साल का गैप है, 138261। सर ईयर 4 के एंड पे डिस्काउंटिंग करना ही नहीं क्योंकि अभी तो अपने को ये बंदा जब रिटायर होगा तब पे करना है मोस्टली, तो 152087। परफेक्ट सर, समझ में आ रहा है सब। सर ये चारों साल हम लोग को करंट सर्विस कॉस्ट की एंट्री मार देनी है क्या, जी, बट कैसे मारनी है वो आप देखो, राइट। अब यहां पे लेट्स से कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने अकाउंट बना दिया डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का, ठीक है सर। सबसे पहले मैं ईयर 1 की बात करता हूं। ईयर 1 पे मैंने यहां पे एंट्री पास की थी 31 मार्च को। सर क्या एंट्री पास की है, बाय करंट सर्विस कॉस्ट। ईयर 1 मेरा कितना था करंट सर्विस कॉस्ट, 114265, और यही मेरा बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 114265, और ये क्लोज। फिर यहाँ पे ईयर 2 पे मैं ओपन करूंगा, 1 अप्रैल वो दिन था, बड़ा ही शुभ दिन था, मैंने ओपन किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना सर 114265 को ओपन किया। अब मैं ईयर 2 की करंट सर्विस कॉस्ट बुक करूंगा यहां पे, बट वो करंट सर्विस कॉस्ट बुक करने से पहले हम लोग को ध्यान में रखना है कि आप इस वाली अमाउंट पे 10% जो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी पास आ रही है ना, हमने जब बुक की थी तब 3 साल का गैप था, अब तो लाइबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि गैप सिर्फ कितने का बचा हुआ है, 2 साल का बचा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे यहां पे बुकिंग करूंगा, बाय फाइनेंस कॉस्ट 114265 के ऊपर 10%, वेरी सिंपल, 11426, ये फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे बुक होगा। मतलब ईयर 1 के एंड पे जो आपने लाइबिलिटी बुक करके रखी हुई है, वो लाइबिलिटी के ऊपर आपको हर साल 10% फाइनेंस कॉस्ट ऐड करते रहना है, क्योंकि हमें इंश्योर भी करना है ना कि भाई लास्ट ईयर में जब हम लोग पेमेंट करें तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रिटायरमेंट बेनिफिट में पे करने वाला हूं, सर कितना 608 350, वो मेरे पास रेडी रहे, वो मैं सीधा ऐसा पे कर दूं। तो मेरी जब लाइबिलिटी कम अमाउंट की क्रिएट हो रही है तो कैसे रेडी होगा। आज क्यों कम अमाउंट की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, बिकॉज देयर इज अ गैप ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसी गैप को मैं यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसाइज करने की कोशिश करता हूं, शॉर्टन करने की कोशिश करता हूं, और फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे हर साल थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऐड करते रहता हूं। सर फिर ईयर 2 के एंड पे इस साल की बुकिंग तो होगी ना दोस्तों, बाय करंट सर्विस कॉस्ट। कितना है ईयर 2 का करंट सर्विस कॉस्ट, 125692, और इस तरीके से यहां पे मेरा ईयर 2 का आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सर कितना आएगा ईयर 2 का, अरे भाई यहां पे तुम जब सामने नहीं बैठे रहते हो तो यार कैलसी पे खुद मेहनत करनी पड़ती है, वरना तो क्या है क्लास में तो आंसर आ ही जाते हैं। 251383, परफेक्ट। सर ईयर 3 पे फिर से ओपन कर दोगे दोस्तों 1 अप्रैल को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 251383। सर फिर वापस से इस पे आप फाइनेंस कॉस्ट ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरा साल खत्म होने पे थोड़ी इंक्रीज हुई है, कितनी 10%, तो 25138। फिर सर इस साल की करंट सर्विस बुक कर दो, बाय करंट सर्विस कॉस्ट, कितनी है ईयर 3 की करंट सर्विस कॉस्ट, 138261, यहाँ पे लिख दो 138261, और ये तीनों हम लोग का बन जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च को। सर कितना बनेगा, 251383 प्लस 25138 प्लस 138261, टोटल बन गया हम लोग का 414782। फिर आ गया हम लोग का मेन ईयर जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, और वहां पे मैं 1 अप्रैल को लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 414782। इसके ऊपर आप इंक्रीज कर दोगे क्योंकि एक साल और नजदीक आ गए अपने, तो फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे इंक्रीज हो जाएगा। सर ये फाइनेंस कॉस्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, 41478। इस साल की करंट सर्विस कॉस्ट हम लोग बुक कर देंगे बाय करंट सर्विस कॉस्ट। कितनी है सर इस साल की करंट सर्विस कॉस्ट, वेल इस साल की जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो है 152087, 152087।
और फाइनली यहां पे अगर हम देखें तो हम लोग का जो बेनिफिट बन चुका है वो है 608347। हमको कितना चाहिए था? 608350। तो देखो यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी अभी ओवरऑल जितनी पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच गई है, राइट। मैं अभी यहां पे एक तो ये लिख सकता हूं कि टू बैलेंस कैरिड डाउन 608347, या अब तो सर पेमेंट करनी है तो इस लाइबिलिटी को आप क्यों लेकर चल रहे हो, तो मैं लिख सकता हूं डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अभी हम लोग को 3 एंट्री समझ में आई। एक तो हर साल मेरे को करंट सर्विस कॉस्ट की एंट्री मारनी है, जो मेरे डीबीओ को बढ़ाता रहेगा, उसकी एंट्री है करंट सर्विस कॉस्ट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। दूसरा, हर साल मेरे को फाइनेंस कॉस्ट की एंट्री मारनी है, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डीबीओ। सर ये फाइनेंस कॉस्ट किस पे निकलेगा? यूजुअली हमेशा ये ओपनिंग बैलेंसेस पे निकलेगा, ओके। एंड तीसरा, जब आपकी पेमेंट हो जाएगी ऑन पेमेंट, क्योंकि आपका लाइबिलिटी उस दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हम एंट्री पास करेंगे डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परफेक्ट सर इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब आगे, अब देखो यहाँ पे बकायदा बात क्या है कि हम लोग ने शुरुआत में ये जब कैलकुलेशन की है तो ये एक ऐसे अजम्पशन के साथ की हुई है जो कभी होना ही नहीं है। सर कौन सा अजम्पशन? कि हमारे एक्चुअरी ने जो हम लोग को एस्टिमेट बता के रखे हुए वो सारे के सारे परफेक्ट एस्टिमेट है। तुम बताओ यार, कोई भी आदमी ऐसे अंदाजे परफेक्ट लगा सकता है क्या? भले वो एक्चुअरी भी हो, कितना भी ज्ञान रखता हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ रहेगा ना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि एक्चुअरी ने अंदाजे सही नहीं लगाए होंगे, दैट्स फॉर श्योर, जो हमारी लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है वो हमेशा एक्चुअली हम लोग को निकाल के देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे बोल देगा कि आपका जो डीबीओ था ना वो कब से बनता आ रहा है, हमेशा क्वेश्चन आपको बीच में से ही आएगा, और उसके ऊपर जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो है 1,50,000। ठीक है, आपने अब तक जो डिस्काउंट रेट यूज करके रखी हुई है वो है 10%, ओके। डिस्काउंट रेट जो यूज की हुई है वो 10%, और इस साल की जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो है 20,000 रुपया। और वो बोलता है कि हम लोग का जो डीबीओ का क्लोजिंग बैलेंस रेडी हो जाना चाहिए था। सर ये कौन बोल रहा है? ये हमारा एक्चुअली बोल रहा है। एक्चुअली बोलता है कि जो डीबीओ का क्लोजिंग बैलेंस रेडी हो जाना चाहिए था वो अराउंड कम से कम हो जाना चाहिए था ₹2 लाख का। ठीक है सर, तो सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर हमारा क्या रोल हो गया? देखो ना कैसे एंट्री पास करते हैं हम। यहाँ पे डीबीओ का जब लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, नहीं सर ब्रॉट डाउन करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, 1,50,000। इसके ऊपर हम क्या करेंगे दोस्तों? फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि हम लोग को इस बैलेंस को थोड़ा और करीब लेके जाना है। तो 10% का फाइनेंस कॉस्ट चार्ज हुआ, अमाउंट कितनी पहुंच गई? 15,000 रुपया। इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे करंट सर्विस कॉस्ट चार्ज करेंगे, कितनी? 20,000 रुपया। और यहाँ पे मेरा जो एक्चुअली बोलता है कि भाई क्लोजिंग बैलेंस हो जाना चाहिए था, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट पे ही बचता है, वो 2 लाख रुपया। तो सर मेरा क्लोजिंग बैलेंस तो इतना बच ही नहीं रहा ना, 1.5 लाख प्लस 15,000 प्लस 20,000। सर क्लोजिंग बैलेंस तो 185 आ रहा है, आप बोलते हो 2 लाख है। हाँ भाई, आपका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा एक्चुअली निकाल के देता है कि भाई लेटेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से इस साल कितनी लाइबिलिटी बुक हो जानी चाहिए थी, वो हमेशा आपको एक्चुअली निकाल के देगा। इस साल कितनी लाइबिलिटी हो जानी चाहिए थी वो हमेशा कौन निकाल के देगा? एक्चुअली। तो सर इस पूरे लेजर में फिर गैप आ रहा है, वो गैप किसके कारण आ रहा है? एक्चुअली के कारण आ रहा है। कहां पे गैप आ रहा है? सर क्रेडिट साइड में हम लोग के ना और 15,000 होना चाहिए था, तो क्योंकि क्रेडिट साइड में मेरे को एक एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसके कारण मेरी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो देयर इज अ लॉस, और वो लॉस को मैं क्या नाम दूंगा? बाय एक्चुरियल लॉस। बाय एक्चुरियल लॉस कितना आ गया अमाउंट? 15,000 रुपया। सर अगर यही मैं बोलता कि भाई 2 लाख की जगह पे हमारी जो लाइबिलिटी रेडी होनी चाहिए वो 1.5 लाख की अब तक हो जानी चाहिए, तो गेन आता। हाँ, क्योंकि यहां पे आपका जो अमाउंट रेडी होके रखा हुआ है, अगर मैं इस अमाउंट को हटा देता हूं वापस से, तो 1.5 लाख प्लस 15 प्लस 20, हम लोग का तो 185 का होके रखा है, जबकि मेरे को लाइबिलिटी सिर्फ कितने की चाहिए? 185 की चाहिए। तो डेबिट में अभी गैप बच रहा है, वो डेबिट में जो गैप बचेगा उसके कारण लाइबिलिटी कम होगी। मैं लिखूंगा टू एक्चुरियल गेन कितना? 1,000 रुपया। वेल 185 माइनस 150, 35,000 रुपया का गेन हो गया। इस तरीके से मेरी डीबीओ की अकाउंटिंग होती है। आज अगर लेट्स से कि डीबीओ से कुछ पेमेंट कर रहा होता तो मैं यहां पे एंट्री पास कर देता डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। सर और कुछ डीबीओ के बारे में समझना चाहिए क्या? समझाऊंगा मैं, 1-2 चीजें और समझनी बाकी है। कभी कभार क्या होता है कि बॉस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो कंपनी है वो एम्प्लॉय की जो प्लान है उसके अंदर चेंजेस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लान अमेंडमेंट्स।
अब जब प्लान अमेंडमेंट करके रखा हुआ है तो वो 20 साल में क्या हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि भाई ईयर 1 में हम लोग ने प्लान दिया था कि तेरे को मैं 10% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी पे करूंगा बेनिफिट, बट ईयर 3 में आके बोलते हो कि यार सर 10% तो बहुत कम था, तो आपने उसको 20% कर दिया, तो ओवरऑल बेनिफिट्स में इंक्रीज आया। हाँ सर, बट ईयर 1 और ईयर 2 में तो ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी होगी, बात तो सही है सर। तो आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है और प्रीवियस वाले बेनिफिट के हिसाब से आपकी अकाउंटिंग तो ऑलरेडी होके रखी है, आपने ईयर 1 में भी बुक कर दिया कुछ ना कुछ, ईयर 2 में भी कुछ ना कुछ बुक कर दिया, और ईयर 3 में आप अचानक से आके बोलते हो कि प्लान में चेंजेस आ रहे, देयर शुड बी एन अमेंडमेंट। अब ये अमेंडमेंट जो है वो किस तरीके से ट्रीट होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहां पे मैं एक्चुअली को बुलाऊंगा, मैंने एक्चुअली से आके पूछा कि भाई ईयर 3 पे अपन ने प्लान में चेंजेस लाए, उसने बोला कितना इंक्रीज कर दिया, मैंने बोला पहले प्लान 10% के हिसाब से था, अब वो 20% हो गया, बोला ठीक है, उसके कारण तेरा अब तक का जो खर्चा है, उसने बताया मेरे को, अब तक का खर्चा है, अब तक की जो लाइबिलिटी है वो कम से कम 1 लाख की बुक हो जानी चाहिए थी, वो हुई नहीं है, मतलब 1 लाख की एडिशनल बुक हो जानी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। मैंने बोला क्यों यार, बोला देख यार 3 साल तो बीत चुके हैं इस प्लान को, तो अब तक तो यार 1 लाख तक का तो अमाउंट बुक हो जाना चाहिए था, बट अचानक से तो अभी मेरे को बताया है, तो मैंने भी कभी तेरे से बुक करवाई नहीं है, तो करंट सर्विस कॉस्ट में वो कभी आई नहीं भाई, करंट सर्विस कॉस्ट में कभी नहीं आई। तो यहां पे ये 1 लाख रुपए माना जाएगा कि जो पास्ट में सर्विस प्रोवाइड हो गई है, जो पिछले सालों में सर्विस प्रोवाइड हो गई है, उसको लेकर हम लोग को क्या करनी है, इस साल के एंड में बुकिंग करनी है। अब इस साल के एंड वाला बंदा तो ऐसे हक्का बक्का हो गया, यार क्या बात कर रहे हो। उस बंदे से मैंने पूछा क्या हुआ, बोला सर यार इस साल 1 लाख का बर्डन आप पूरा हम पे डालोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने बोला फिर तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, बोला सर ये 1 लाख का बर्डन ना अपने बचे हुए रिमेनिंग ईयर्स में थोड़ा 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 बुक कर लेते, उसको स्प्रेड कर लेते। मैंने बोला ठीक है। तो यहां पे AS 15 बोलता है कि जो 1 लाख का अमाउंट है, इसको हम लोग बोलेंगे पास्ट सर्विस कॉस्ट, और ये पास्ट सर्विस कॉस्ट किसको लेकर हो गया, जब प्लान के अंदर आपके अमेंडमेंट आए और प्रीवियस ईयर्स की ऑलरेडी बुकिंग हो गई है, और प्रीवियस ईयर में जो ये इंक्रीज्ड पार्ट है उसकी बुकिंग नहीं हुई है, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि अब से हम लोग उसको संभाल ले। तो 1 लाख रुपीज मेरे पास सर्विस कॉस्ट हो गई, जो मैं अमाउंट हर साल बुक करता जाऊंगा इस पार्ट में से, उसको मैं बोलूंगा अमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट, और जो मेरी बाकी रहेगी बुक करनी उसको मैं बोलूंगा अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट। सर एग्जांपल एक दो ना, जैसे अभी से अगर मैं मान के चलता हूं कि इस एम्प्लॉय को रिटायर होने के लिए 10 साल बचे, तो मैं इस 1 लाख के अमाउंट को 10 साल में स्प्रेड कर देता हूं कि हर साल मैं कितना बुक करूंगा, 10,000 10,000 10,000। तो यहां पे इस साल अगर मैंने 10,000 बुक कर दिए तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट, और जो बुक नहीं की है जिसको मैं बोलता हूं 90,000 रुपया, ये क्या हो गया आपका अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट। सर इतना अपने को समझ में आया, परफेक्ट एकदम। अब ये वाली बात भी सुन लो कि ये जो 1 लाख की बुकिंग है ना, वो आप इस तरीके से कर रहे हो, एक्चुअली इस तरीके से नहीं करता। एक्चुअली आपको जब हर साल क्लोजिंग बैलेंस डीबीओ का निकाल कर देगा, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का निकाल कर देगा, तो वो बोलता है कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि आपने पास सर्विस कॉस्ट कितनी बुक कर दी है, भरनी बाकी है, वो तो बोल देगा सर इतनी अमाउंट होनी चाहिए, बात खत्म। जैसे क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी, वो बोलेंगे कि डीबीओ का जो ओपनिंग बैलेंस है, डीबीओ का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको ऐसे दे देंगे 1 लाख रुपया, वो आपको ये दे देंगे करंट सर्विस कॉस्ट है 25,000 रुपया, वो आपको बोलेंगे अमोर्टाइज्ड जो इस साल का अमोर्टाइज कॉस्ट है, अमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट वो है 10,000 रुपया, अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट है 30,000 रुपया, और जो फाइनेंस कॉस्ट है उसकी बुकिंग होनी चाहिए 10% के हिसाब से। इस साल हम लोग ने कुछ बेनिफिट्स भी पे किए हैं, कितने, 12,000 रुपया। और वो बोलता है कि कौन बोलता है सर, क्लोजिंग बैलेंस एक्चुअली बोलता है क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कम से कम 2 लाख तक का रेडी। अब यहां पे एक्चुअली ने फर्क नहीं पड़ता है कि भाई पास सर्विस कॉस्ट कितनी बुक कर दी है, कितनी बाकी है, उसने बोल दिया अमाउंट इतनी हो जानी चाहिए, बात खत्म। मैंने बोला ठीक है मैं देख लूंगा। मेरी बुकिंग कैसे होगी, जब मैं यहाँ पे डीबीओ का अकाउंट बनाऊंगा तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपया, इसके ऊपर 10% आपका फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा 10,000 रुपया, फिर आ जाएगा बाय करंट सर्विस कॉस्ट 25,000 रुपया, फिर आ जाएगा बाय अमोर्टाइज जो इस साल अमोर्टाइज कर रहे हैं हम लोग पास सर्विस कॉस्ट 10,000 रुपया, एंड फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसके पहले पेमेंट भी हम लोग जो किए वो लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपया। अब बैलेंस कैरी डाउन लिखते वक्त हम लोग को ध्यान में रखना है कि 2 लाख सीधा ना लिखे, बिकॉज उसने तो जो बुकिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो सब कंसीडर करके नहीं बोला है, सीधा बोल दिया 2 लाख तक का अभी तक लाइबिलिटी आ जाना चाहिए। बट मैंने तो बोला है ना कि यार 2 लाख में से
30,000 की लाइबिलिटी मैंने अभी बुक नहीं की और करनी भी नहीं है, तो मेरी लाइबिलिटी अब तक कितनी रेडी हो जानी चाहिए थी? 1,70,000 रुपया। अब देख लेते कुछ गैप आ रहा है कि नहीं। क्रेडिट साइड का मैं टोटल करने गया 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,45,000 माइनस 12,000। तो मेरा तो लाइबिलिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बैलेंस दे रहा है वो है 1,33,000 का, इनको चाहिए 1,70 का, कितना कम पड़ रहा है सर? 37,000। तो वो 37,000 की मैं बुकिंग करूंगा। तुम समझ गए होंगे किसके नाम से किसके नाम से किसके नाम से, सही पकड़े हो, बाय एक्चुअल लॉस, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम लोग की पास सर्विस कॉस्ट की बुकिंग होती है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्चुअली आपको हमेशा जब वैल्यू देगा पास सर्विस कॉस्ट का या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ, तो उसमें वो अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट को हटा के नहीं देता, वो बोलता है बस इतना बुक हो जाना चाहिए। हमें वो ध्यान में रखना है कि भाई इसने जो वैल्यूज दिए उसमें से हम अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट तो कभी बुक किए नहीं, नहीं करने वाले, तो उसको हम लोग यहां पे इसको रिमूव कर दे। परफेक्ट सर, डन, एकदम हम लोग को समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं। आगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग को ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि कौन किधर जाएगा, वो मैं बता देता हूं। फाइनेंस कॉस्ट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। करंट सर्विस कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉस में। सिर्फ ये डीबीओ टू बैंक वाली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी, बिकॉज ये पेमेंट एंट्री हो गई जिसके रिगार्डिंग मैंने खर्चा ऑलरेडी बुक कर दिया था। दैट्स इट, राइट, परफेक्ट सर। अब यहां पे आपको इंश्योर करना है कि साइड बाय साइड आप ऐसे वेले नहीं बैठे रहते हो कि भाई सामने वाले का तो रिटायरमेंट जब होगा तब देखेंगे पैसे कितने देने, अभी कुछ नहीं करते। आप साइड बाय साइड एक इन्वेस्टमेंट फंड मेंटेन करते हो और इस इन्वेस्टमेंट फंड को मैंने नाम दिया हुआ है प्लान असेट। मैंने मतलब AS15 ने क्या नाम दिया हुआ है? प्लान असेट। तो इन्वेस्टमेंट फंड में जब भी आप पैसे डालते हो तो उसको आप लिखते हो टू बैंक अकाउंट, प्लान असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर इसके ऊपर कुछ रिटर्न कमाते हो तो वो भी आप डेबिट करते हो टू रिटर्न ऑन प्लान असेट। अगर इससे आप कुछ पेमेंट करते हो तो पैसे वापस से प्लान असेट से विड्रॉ करके बैंक में डालते हो तो बाय बैंक अकाउंट, लेट से 12,000 रुपया। तो इस तरीके से आपका प्लान एसेट ऑपरेट होता है। हर साल इसमें पेमेंट होगी, हर साल इससे पैसे निकालेंगे और हर साल यहां पे रिटर्न कमाएगा। अब प्लान एसेट भी किस वैल्यू पे चल रहा है, उसका क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को कौन देता है दोस्तों? हाँ, सही पकड़े हो, एक्चुअली देता है। और इसमें भी आपके डिफरेंसेस जो है वो एक्चुअल गेन या लॉस के नाम पे आएंगे। जैसे सम कैसे आ जाएगा? सम बोलेगा कि जो प्लान एसेट है उस प्लान एसेट का, सॉरी प्लांट लिख दिया, प्लान एसेट का हम लोग का जो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा था, इनिशियल बैलेंस दिख रहा था, वो है 15,000 रुपया। हमने इसके ऊपर एक्सपेक्ट किया था कि हम मस्त रिटर्न कमाने वाले हैं 6%, ठीक है। हमने इस साल भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है और वो भी ईयर एंड पे किया हुआ है। सर इस साल कितना आपने कंट्रीब्यूट किया? 10,000 रुपीज। आज मैंने इस साल थोड़ा सा इसमें से बेनिफिट्स पे भी किया। सर कितना? 8,000 रुपया। और अभी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम लोग के एक्चुअली ने बताया कि ये प्लान एसेट की लेटेस्ट वैल्यू हो चुकी है 50,000 रुपया। अब इसका अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे वो आप थोड़ा देखो, राइट। जैसे ओपनिंग बैलेंस क्योंकि असेट के नेचर का है तो मैं डेबिट में ओपन कर दूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 15,000 रुपया। फिर जो मैंने रिटर्न कमाए हुए हैं वो मैं लिख दूंगा टू रिटर्न। ये रिटर्न 6% किसके हिसाब से? एज पर एक्चुअली। और ये रिटर्न आपका किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 15 पे 6%, 15 पे 6%, 15 पे 6%, हम लोग की जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 900 रुपये की। फिर इसमें जो मैंने पैसे डाले हुए हैं वो मैं लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट। कितने डाले अपन ने? 10,000 रुपया। इससे जो पैसे निकाले वो लिख दूंगा बाय बैंक अकाउंट, 8,000 रुपये। याद करो ये एंट्री ऐसी हो गई जो आपको दोनों जगह पे इंपैक्ट करेगी, क्योंकि आप प्लान एसेट से पैसे निकाल रहे हो और डीबीओ के अगेंस्ट पैसे दे रहे हो। तो यहाँ पे जब प्लान एसेट से पैसे निकालोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट्स, और डीबीओ से जब पेमेंट करोगे तो डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये दोनों जगह पे एंट्री आएगा, पहले पैसे निकालना है और उसके बाद पैसे पे ऑफ करने हैं। परफेक्ट सर, एकदम अच्छे से हम लोग को समझ में आ रहा है, राइट। अब यहां पे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। अब यहां पे भी मैं ऐसे ही कैलकुलेशन करूंगा। देखो ये हो गया तुम लोग का कैलकुलेटर, 15,000 प्लस 900 प्लस 10,000 माइनस 8,000। मेरे हिसाब से जो क्लोजिंग बैलेंस दिखना चाहिए था वो दिखना चाहिए था 17,900 का। सर अपना तो क्लोजिंग बैलेंस 50,000 का दिख रहा है। भाई खूब रिटर्न कमाया अपन ने, 32,000 का हम लोग को फायदा हुआ है और उस फायदे को मैं नाम दूंगा एक्चुअल गेन। हमने सोचा था कि भाई हम लोग सिर्फ 900 का ही रिटर्न कमाएंगे, बट यहां पे तो 32,100 का एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया है, मतलब 900 प्लस 32,100। हमारा जो एक्चुअल रिटर्न हम लोग ने कमाया है वो है 33,000, जिसमें से 900 तो मैंने सोच के रखे थे और
32,100 सरप्राइजिंगली, क्योंकि मैंने इक्विटी शेयर वगैरह में डाले रहेंगे तो इसके कारण हो गए हैं। तो ये किसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, एक्चुअल गेन का नाम आ जाएगा। परफेक्ट सर, एकदम अच्छे से हम लोग को समझ में आ गया। अब और कुछ बातें जो हम लोग को ध्यान में रखनी है वो ये कि जब बैलेंस शीट में आप प्रेजेंट करने जाओगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डीबीओ है और जो प्लान एसेट है वो दोनों आपस में नेट होकर दिखते हैं। जैसे अगर आपका डीबीओ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 लाख है, प्लान एसेट है 50,000, तो एक तो तरीका होता है ये दिखाने का कि मैंने लाइबिलिटी बोल के डीबीओ को लाइबिलिटी में दिखा दिया और प्लान एसेट बोल के इसको एसेट्स में दिखा दिया, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो गया कि भाई बैलेंस शीट में जो बड़ी अमाउंट है उससे मैंने छोटी अमाउंट को माइनस करके नेट दिखा दिया। जैसे डीबीओ से मैंने माइनस कर दिया प्लान एसेट, तो जो नेट अमाउंट है वो कितना आ गया, 50,000। अलग से प्लान एसेट मत दिखाओ क्योंकि आपने इस लाइबिलिटी के लिए ही एसेट क्रिएट किया हुआ है, तो बेटर इट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट दैट लाइबिलिटी ओनली, दैट्स इट। इतनी अमाउंट है सर, इतनी अमाउंट है बस। खाली फिर एक हम लोग को ध्यान में रखना है कि कर्टेलमेंट क्या होता है। कर्टेलमेंट का मतलब होता है बेनिफिट्स कैंसिल कर देना। ये यूजुअली कंपनी जब बंद हो रही होती है तब अपने बोलते हैं यार कुछ रिटायरमेंट के टाइम पे नहीं कर पाएंगे, अभी के अभी सेटल करते हैं। ऑब्वियसली एम्प्लॉय जो है वो बिना कुछ कंपनसेशन के मानेंगे नहीं, तो आप हाथों हाथ उन्हें कंपनसेशन दे रहे हो। एग्जाम्पल, आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर्टेलमेंट की, दैट इज बेनिफिट स्टॉप कर दिए, नहीं देने वाले, जो करना है कर लो, और वो बेनिफिट स्टॉप करने के कारण आपकी लाइबिलिटी में रिडक्शन आया। आपकी लाइबिलिटी जो है वो आपको लग रहा है कि भाई 60,000 रुपए से कम हो जाएगा, लेकिन उस कर्टेलमेंट को प्रॉपरली सेटल करने के लिए आपने आज एम्प्लॉय को 40,000 रुपए दिए। तो कोई अगर आपको पूछेगा कि सर कितना गेन हुआ ऑन कर्टेलमेंट, तो आप क्या बोलोगे, 60,000 की लाइबिलिटी मेरी कम हुई है और बदले में सेटलमेंट के लिए पैसे कितने देने पड़े, 40,000। तो मेरा तो यहाँ पे 20,000 का कहीं ना कहीं फायदा हो गया, बिकॉज बाई जस्ट पेइंग 40,000 आई हैव रिड्यूस्ड बाई लाइबिलिटी टू 60,000 रुपीज। परफेक्ट सर। यही अगर आज मैं इस 60,000 की लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए या सेटल करने के लिए 80,000 रुपए देता, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो लॉस है वो 20,000 का होता। तो ये कर्टेलमेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग के ध्यान में होना चाहिए कि किस तरीके से कर्टेलमेंट करना है। कर्टेलमेंट का मतलब क्या हो गया, बेनिफिट्स का रोकना। उसके कारण आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस तो होती है, बट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट टू एम्प्लॉयज टू सेटल दैट ट्रांजेक्शन। तो जितना भी आप पे कर रहे हो और उसके अगेंस्ट कितनी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, उनका डिफरेंस पीएनएल में जाएगा, गेन और लॉस ऑन कर्टेलमेंट। ये सारी बातें हम लोग ने जो है वो नोट्स में बकायदा एक एक करके लिखी हुई है, क्लास के अंदर हम लोग ने डिस्क्राइब भी की हुई है। ऑफन ये चैप्टर का ऐसा है कि भाई बैकग्राउंड तो पूरे मॉड्यूल में दिया नहीं है, बस खाली मेन जो एंड पॉइंट होता है वो दे दिया। तो हम लोग ने एक एक पार्ट को समझा है, हर एक चीज का मैंने लॉजिक आपको यहाँ पे लिखा के रखा हुआ है। इनफैक्ट कि आप पास सर्विस बुकिंग करते हो तो अमोटाइज क्या होता है, अनअमोटाइज क्या होता है, जब आप लेट्स से कि एंट्रीज मारते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो विद लॉजिक अपन ने ये वाली बात ऑलरेडी समझ के रखी हुई है। दिस इज द होल पार्ट ऑन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अब यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 बेनिफिट्स हम लोग के और बच जाते हैं। एक है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट और टर्मिनेशन बेनिफिट। वेरी सिंपल, यहां पे अगर मैं बात करूं टर्मिनेशन बेनिफिट को लेकर, तो आज आदमी अगर टर्मिनेट हो रहा है तो डेफिनेटली आज हम लोग को लाइबिलिटी प्रोवाइड कर देनी चाहिए, दैट्स इट। उतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है। और वो लाइबिलिटी तभी प्रोवाइड करना जब टर्मिनेशन एकदम कंफर्म्ड है, मतलब मीडिया में आपने अनाउंस कर दिया है, आपके बीओडी ने अप्रूव कर दिया है, तो मतलब आपके ऊपर वो ऑब्लिगेशन सच्ची में राइज हो गई है, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है, या तो वो लीगल या कंस्ट्रक्टिव। लीगल का मतलब आपने एकदम चौड़े में बोल दिया, बंद हो गया, बस 1 लाख रुपए दे दूंगा, बात खत्म, ज्यादा मत मांगना, और आप देना यहाँ पे वाले हो तो आपको बुक कर देना चाहिए पूरा ही अमाउंट। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मतलब आपने उतना फर्म वे में एग्रीमेंट तो नहीं एंटर किया हुआ है, बट इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है कि भाई अब आप बैकआउट नहीं कर सकते। टर्मिनेशन बेनिफिट तो इतना ही है। सेम गोज फॉर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, उतना ज्यादा हम लोग को डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट हम लोग को डेफिनेटली पढ़ लेना चाहिए, उसमें 2 पार्ट। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में एक तो बोनस वाला पार्ट हो गया और एक लीव्स वाला पार्ट हो गया। बोनस वाला पार्ट इज वेरी सिंपल, आपको बोनस की बुकिंग जो है जिस ईयर का बोनस है उस ईयर में बुक कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैंने अपने लोगों को बोल के रखा था कि 2020 और 21 में हम हर एक को 5% ऑफ द प्रॉफिट्स, मतलब मिलाकर बोल रहा हूं, 5% ऑफ द प्रॉफिट तुम लोग को बोनस लगभग पे करने वाले हैं हम लोग। सब लोग जितने भी हो उनके हिसाब से जो अमाउंट बैठ रही है वो 5% ऑफ प्रॉफिट बैठ रही है। और कंडीशन ये रखी थी कि भाई 2021-22 में आपको पूरा काम करना है 1 साल और,
तब जाके आप बोनस के लिए एलिजिबल होगे। तो अब है तो इस साल का बोनस, प्रॉफिट तो इस साल कमाया हुआ है, तो 5% बनता तो इस साल है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप 2020-21 में बुक कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये 5% की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 3% से ही काम हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे एम्प्लॉइज तो निकल जाएंगे, उतना टिकेंगे ही नहीं, तो आपको 3% की बुकिंग करनी है। बेस्ट एस्टिमेशन के हिसाब से बोनस की बुकिंग हो जानी चाहिए। और रही बात लीव्स की, तो लीव सैलरी ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, अब भी मैं सिर्फ रिवाइज करा देता हूं। लीव्स में क्या सीन था, इस साल बंदा अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लीव्स के लिए एलिजिबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने ज्वाइनिंग के टाइम पे बोला, देख भाई 365 दिन होते हैं साल में, और कंपनी 300 दिन जो है वो एकदम मन लगा के काम करती है, 65 दिन संडे क्रिसमस वगैरह छोड़ दे, 300 दिन एकदम मन लगा के काम करती है, और उसमें भी 30 दिन तू कहीं और मन लगा सकता है, कंपनी फुल तेरे को इजाजत देती है, तू बिल्कुल भी हम लोग से जो है वो एज एन मत उम्मीद रखना है कि हम लोग पैसे काटेंगे, हम पैसे नहीं काटेंगे। बोला सर डन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेड लीव्स बोलते हैं। अब सामने वाला एम्प्लॉय बोलता है कि सर अगर मैं इस साल वो 30 दिन अपना मन कहीं और नहीं लगाता हूं, कंपनी में ही लगाता हूं और वो छुट्टी नहीं लेता हूं, तो इन सच केस क्या नेक्स्ट ईयर मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर की लीव्स के साथ एक्स्ट्रा लीव्स ले सकता हूं क्या? अब कभी कभार कंपनी इसको जो है वो ऑप्शन के तौर पे अलाउ करेगी और कभी कभार अलाउ नहीं करेगी। अगर कंपनी अलाउ नहीं करती है, कुछ भी अलाउ नहीं करती, तो उसको हम लोग बोलते हैं दीज आर सच पेड लीव्स विच आर नॉन एक्यूमुलेटिंग। जैसे मैटरनिटी लीव्स हो गया, राइट, मैटरनिटी लीव्स ऐसा हो गया कि भाई अभी लो, प्रेगनेंसी जब हुई है तब उसके बाद लेकर क्या मतलब है। तो यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लीव्स कैरी फॉरवर्ड होती ही नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि इस साल अगर उसने मेहनत की रहेगी तो उसका इंपैक्ट अगले साल पड़ रहा है। बट इन केस ऑफ एक्यूमुलेटिंग लीव्स ऐसा होता है। एक्यूमुलेटिंग लीव्स के केस में ऐसा होता है कि इस साल अगर आदमी मेहनत करता है तो उसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर पड़ता है। तो उस केस में हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग प्रॉपरली उसकी अकाउंटिंग करें। तो वहां पे एकदम सिंपल सा हिसाब हो गया। बेनिफिट भी मैं 2 तरीके के दे सकता हूं, उसकी बुकिंग में एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग ने लिखा हुआ है लीव्स को लेकर, ये देखो, दीपेंद्र की सैलरी 30 लाख की थी, वर्किंग डेज 300 दिन के हिसाब से है, अलाउड लीव्स कितना हो गया 30 का, तो पर डे सैलरी यहां पे हम लोग की आ रही निकलकर 10,000 रुपए प्रतिदिन। अब यहां पे अगर 22-23 के अंदर वो बंदा 20 दिन की छुट्टी लेता है तो अनयूज लीव्स कितनी है, 10 दिन की है। अगर वो नॉन एक्यूमुलेटिंग है तो यहां पे तो एक्सपायर हो रही है, कोई बेनिफिट क्लेम ही नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि एक्स्ट्रा 10 दिन इसने जो इस साल काम किया उसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर आने वाला है क्या, नहीं। लेकिन जहां पे एक्यूमुलेटिंग है तो हम लोग को यहां पे इस साल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुक करना पड़ेगा, बिकॉज हो क्या रहा है, आदमी ये साल एक्स्ट्रा काम कर रहा है, 10 दिन उसने छुट्टी लिया नहीं ना, वो 30 दिन में से सिर्फ 20 दिन ही छुट्टी लिया, 10 दिन लिया नहीं है। तो इस साल उसने 10 दिन काम किया हुआ है और नेक्स्ट ईयर वो बोलता है कि सर मैं छुट्टी लूंगा या इनके बदले में पैसा लूंगा। अगर वो बंदा बोलता है कि सिर्फ छुट्टी लूंगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वेस्टिंग लीव्स। और अगर हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि सर आप इनके बदले में कैश भी अवेल कर सकते हो या छुट्टी ले सकते हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेस्टिंग लीव्स। दोनों में बुकिंग आपकी प्रॉपरली इसी साल एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज की हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें इन केस ऑफ वेस्टिंग, 2022-23 में वो बंदा 10 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है और 23-24 में ऐसा है कि भाई कम काम करने वाला है, तो यहां पे अगर 22-23 में हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंस बुक कर देंगे 10 दिन की सैलरी का, हम प्रोविजन बना देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू बैंक अकाउंट। फिर आगे जाके जो भी होता है वो चेंजेस इन एस्टिमेशन के हिसाब से है। वो बंदा 10 दिन छुट्टी नहीं लेता है, सिर्फ 5 ही दिन लेता है, तो भी वी हैव टू एंश्योर कि हम लोग प्रॉपरली दोनों साल की मिलाकर सैलरी क्यूमुलेटिवली सेम अमाउंट की जो होनी चाहिए 60 लाख की वो बुक कर दे, राइट। नॉन वेस्टिंग के केस में जो है आपका जो है वो एक अंदाजा बहुत मायने रखेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 दिन में से आपको सोचना पड़ेगा कि कितने दिन की छुट्टी ले सकता है। सर वेस्टिंग के टाइम पे क्यों नहीं सोचना पड़ा? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, वेस्टिंग के टाइम पे हम लोग ने इसलिए नहीं सोचा बिकॉज पैसे तो वो लेकर ही जाएगा ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट पता है कि 10 दिन का बेनिफिट देना ही पड़ेगा। बट नॉन वेस्टिंग में दैट्स नॉट श्योर ना कि वो 10 दिन छुट्टी लेगा ही लेगा नेक्स्ट ईयर, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक एस्टिमेशन करते हो। मैंने इसके रिगार्डिंग डिटेल में पहला लेक्चर दिया हुआ है, काइंडली वॉच दैट, आपको सब एकदम समझ में आ जाएगा। अभी वाली वीडियो में तो मैंने इंश्योर किया हुआ है कि मैं सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर फोकस करूं और उसको अच्छे से समझाऊं, जिसपे हम लोग ने बड़ा सा एकदम मेजर पार्ट डिस्कस किया, राइट। तो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द होल वीडियो। कुछ भी वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली भाई कमेंट सेक्शन में बताइए, इट मोटिवेट्स अस। मैं बार बार ये बोलता ही रहता हूँ भाई, क्या शर्माना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछने के लिए कि भाई क्या कितना समझ में आया, राइट। सो और भी हम लोग यहाँ पे रिवीजन वीडियोस लाते रह रहे हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई किस बात के लिए रुके हो, सब्सक्राइब करो। बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी प्लीज़ दबाओ यार। और यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर रिवीजन वीडियो को जो है वो देखने की कोशिश करो, बिकॉज उसके बैकग्राउंड में हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे कम से कम समय में हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिलीवर कर सके। बाकी
जो है वो एज इन कोई और अगर आपको लेट्स से कि डाउट्स आ रहे हैं या इस पार्ट में कोई बात ऐसी है तो आप डेफिनेटली उसके लिए हम लोग की फुल फ्लेजेड वीडियो जो है वो एज इन रेफर कर सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।